हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का अंतिम टॉपिक, जिसमें हम लोग गॉस के परिमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। इस अनुप्रयोग में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एक समान रूप से आवेशित कोई गोलीय कोष हो, कोई खोखला गोला हो, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। ये आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले हम लोग दो अनुप्रयोग गॉस के नियम का पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने वो दोनों अनुप्रयोग नहीं पढ़ा तो आप चैनल पे जाइए, आपको दोनों अनुप्रयोग वहाँ पर मिलेंगे। दोनों अनुप्रयोग बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो, कई सारे न्यूमेरिकल जो उस पर पूछे जाते हैं और ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस चैप्टर से। तो अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझना है तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए, आपको श्योरली सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोष का मतलब क्या होता है? तो गोलीय कोष का मतलब होता है कि एक कोई खोखला गोला हो, जैसे गेंद होता है, तो गेंद क्या एक प्रकार का खोखला गोला, तो वो आपका गोलीय कोष होता है और वो एक समान रूप से आवेशित हो। ये टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष का निर्माण करते हैं कुछ इस प्रकार से। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, गोला है। हालांकि आपको ये सर्किल दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है, लेकिन अब 3D में इसको बना नहीं सकते, लेकिन आप इसको मान के चलिए क्या है, एक गोला है और एक समान रूप से आवेशित है। तो अगर ये एक समान रूप से आवेशित है तो इस पर क्या होगा, एक समान रूप से आवेश कुछ इस प्रकार से फैला हुआ रहेगा। ठीक, ये एक समान रूप से आवेशित है और इस पर एक समान रूप से आवेश जो है फैला हुआ है, जो कि हमने मान लिया कि धन आवेश। मान लेते हैं कि इसकी कुछ ना कुछ, अब चूंकि गोला है तो गोले की अपनी एक त्रिज्या होगी। मान लीजिए कि इसकी क्या है, त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर है। क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। ठीक, अब इस स्मॉल आर त्रिज्या के गोलीय कोष के कारण, या इसको हम लोग कैपिटल आर मान लीजिए, अभी अगली दूरी हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं, चाहे जैसे आप मान सकते हैं, इसको हम लोग मान लिए क्या है, कैपिटल आर है। ठीक, अब ये एक समान रूप से आवेशित है। तो अगर एक समान रूप से आवेशित है तो इसमें तीन स्थितियां होंगी। तीन स्थिति क्या होगी? पहली स्थिति होती है कि अगर बिंदु जो है गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, यानी जिस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो बिंदु क्या हो, इस गोले के बाहर हो। जैसे इससे बाहर, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक कोई बिंदु मान लिया, यहाँ पर कि यहाँ पर एक कोई बिंदु है, इसको मान लेते हैं P, और ये क्या है, इस गोले से बाहर है। अब अगर ये इस गोले से बाहर है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? सेकेंड स्थिति होती है कि अगर ये जो बाहरी बिंदु है, ये तीन स्थितियां इसमें होती हैं। जो ये बाहरी बिंदु P है ये क्या हो, गोले की सतह पर हो, ये सेकंड स्थिति हो गई। और तीसरी स्थिति होती है कि ये जो बिंदु P आपने माना ये गोले के भीतर कहीं पर स्थिति हो। तो ये तीन स्थितियां बनती हैं और तीनों स्थितियों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी होती है। ठीक, तो प्रथम स्थिति है कि हमने मान लिया कि इससे क्या है, कुछ दूरी पर गोले के बाहर एक कोई बिंदु है। मान लेते हैं कि इसके केंद्र O से इसकी जो दूरी है, इस बिंदु P की, इसकी दूरी को हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल आर है। ठीक, इस बिंदु P की जो दूरी है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर है। गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आई होंगी और ये गोला एक समान रूप से आवेशित है। अब हमें बताना है कि इस गोले के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितनी। तो अब चूंकि इसमें गॉस का नियम आपको लगाना है, तो गॉस का नियम अगर आपको लगाना है तो गॉस के नियम को लगाने के लिए गॉसीय पृष्ठ की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बिंदु से होते हुए, इस बिंदु से गुजरते हुए एक गोलीय, चूंकि ये गोला है तो एक गोलीय गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अब गॉसीय पृष्ठ होता क्या है, तो गॉसीय पृष्ठ रियल में कोई पृष्ठ, कोई सतह नहीं होती है। इसकी हम लोग केवल क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं गॉस के नियम को लगाने के लिए। ये एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। तो हम क्या करेंगे कि इसी स्मॉल आर त्रिज्या, जो हमने यहाँ पर बिंदु की दूरी माना है, इसी स्मॉल आर त्रिज्या को त्रिज्या मान करके, इसी स्मॉल आर दूरी को त्रिज्या मान करके एक गॉसीय पृष्ठ की हम लोग कल्पना कर लेते हैं। और ये गॉसीय पृष्ठ हो गया जो कि डॉट डॉट लाइन से आपको दिख रहा है। अब क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि ये जो आपका गॉसीय पृष्ठ है, इसका टोटल एरिया कितना है, कैपिटल एस है। कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल होगा, गोला है, गोले का क्षेत्रफल आप जानते हैं 4πr² होता है। तो यहाँ पर इसका जो टोटल एरिया वो कितना है, कैपिटल एस है। और अब चूंकि हमें इस टोटल एरिया के कारण बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, क्यों, क्योंकि ये पूरा एक समान रूप से पूरी तरह से आवेशित है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु P के चारों ओर एक पहले छोटा सा एक अल्प पृष्ठ मान लेते हैं जिसका एरिया कितना है, मान लीजिए ds है। तो इस ds में हम लोग क्या क्या ज्ञात करेंगे, ज्ञात कर लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है इस छोटे से एरिया में। उसके बाद जितना भी आएगा उसका हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, टोटल मान आपको वहां से प्राप्त हो जाएगा। अब चूंकि आप जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस आवेश के कारण बाहर होता है, तो इसकी दिशा जो होगी वो क्या होगी, बाहर की ओर, इस प्रकार से होगी।
ठीक। और ds जो है वो भी क्या है, क्षेत्रफल सदिश हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल सदिश निकालने का एक तरीका होता है किसी भी सतह का, किसी भी एरिया का, कि उस तल के अविलंब एक लाइन खींच दीजिए और वो लाइन जो होती है वो क्षेत्रफल सदिश को बताती है। तो यहाँ पर इस ds का क्षेत्रफल सदिश हमें बताना, तो ds का क्षेत्रफल सदिश बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसी ds के अविलंब एक ऐसे रेखा खींचेंगे जिसकी दिशा क्या होगी, उसी तरफ होगी जिस तरफ आपका कैपिटल ई है, यानी कैपिटल ई और ds क्षेत्रफल सदिश दोनों की दिशाएं सेम होंगी। अब अगर दोनों की दिशाएं सेम होंगी तो इस स्थिति में इनके बीच जो बनने वाला कोण है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर दो रेखाएं एक ही दिशा में हैं तो उनके बीच एंगल हमेशा क्या होता है, 0 होता है। दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर तो एंगल कितना होगा, 0 होगा। ठीक, तो आई होप आपको ये फिगर अच्छे समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो आपको नोट्स बनाने के लिए आवश्यकता होती है, क्योंकि आप नोट्स यहाँ से बना सकते हैं और नोट्स जब आप बनाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। तो हम सबसे पहले वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो नोट्स बनाने के लिए आवश्यक होती हैं, तो आप उसको नोट कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे माना एक समान रूप से आवेशित है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। फिर आगे लिखेंगे माना गोलीय कोश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक, तो यहाँ तक आप पहले नोट करेंगे। इसके बाद चूंकि अब आगे लिखेंगे माना, गाउसियन पृष्ठ लगाना इसमें, तो हम लिखेंगे माना बिंदु P पर, या ऐसे लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए P से होकर गुजरने वाले एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। फिर आगे लिखेंगे माना बिंदु P के चारों ओर एक स्थित है जिससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, मान लेते हैं कि कितना इस ds क्षेत्रफल से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, d फाई ई। आप फाई का सूत्र पढ़े हैं वैद्युत फ्लक्स का, कि d फाई ई इज इक्वल टू होता है E इंटू ds cos थीटा। ये सूत्र आप वैद्युत फ्लक्स वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से d फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E इंटू ds cos थीटा। अब चूंकि यहाँ पर थीटा क्या है, तो E और ds के बीच का कोण, और हमने आपको शुरू में बताया E और ds के बीच का एंगल जो हो कितना, 0 डिग्री। तो यहाँ पर आप जब थीटा का मान 0 रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा d फाई ई इज इक्वल टू E इंटू ds इंटू कॉस 0। और हम लोग जानते हैं कि cos 0 का जो मान होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा d फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। इसको हम लोग बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अब ये जो वैद्युत फ्लक्स आया, ये इस छोटे से एरिया, जो हमने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया इसी गाउसियन पृष्ठ का माना था ds, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र है, उसके कारण वैद्युत फ्लक्स है। क्षेत्र ये क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। फिर आगे लिखेंगे अतः, अब हमें इस छोटे से एरिया के कारण तो चाहिए ना, हमें इस संपूर्ण गोलीय कोश के कारण चाहिए। तो इसके लिए आपको इस संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से, जो गाउसियन पृष्ठ आपने माना है, इसके कारण इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः
संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर हो जाएगा समाकलन डी फाई ई इज इक्वल टू समाकलन ई इंटू डी एस कॉस थीटा। यहाँ पर आप समाकलन करेंगे तो यहाँ पर ई क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र है, ये एक कांस्टेंट मान है, इसका समाकलन नहीं होगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा समाकलन डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू समाकलन डी एस कॉस थीटा। आप जानते हैं कि कांस्टेंट मान का समाकलन नहीं होता। तो यहाँ से जब समाकलन करेंगे, अब समाकलन का एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि समाकलन डी एक्स इज इक्वल टू होता है यक्स। तो यहाँ पर समाकलन डी फाई का हो जाएगा आपका फाई ई, और यहाँ पर हो जाएगा ई इंटू डी एस का हो जाएगा यस, और इंटू हो जाएगा कॉस थीटा का मान है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर कॉस थीटा है नहीं, हमने पहले रख दिया मान, तो यहाँ पर ये नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा ई इंटू यस। अब यहाँ पर यस क्या है, यस इस संपूर्ण गोलीय गाउसीय पृष्ठ का एरिया है, क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि चूंकि गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये मान लाकर रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपका फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग बनाएंगे समीकरण नंबर 2। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप समीकरण 2 और समीकरण 1 को आप तुलना कीजिए, तो यहाँ से माफ़ कीजिएगा, यहाँ से आपको फाई ई जो मिला वो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर मिला। अब आप क्या करेंगे, अब आप गाउसीय पृष्ठ लगाइए। तो हम लोग जानते हैं गॉस के नियम से, आप लिखेंगे आगे गॉस के नियम से। इसको समीकरण 1 बनाने की कोई औचित्य नहीं है, इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो गॉस के नियम से यहाँ से हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि गॉस का नियम होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, तो इस पर जो फैला हुआ आवेश एक समान रूप से क्यू आपने माना वो हो गया। एप्सिलॉन क्या है, तो निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता होती है। इसको हम लोग बनाएंगे समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 और 2 की तुलना कीजिए, तो दोनों में देखिए पहला पक्ष क्या है, सेम है। तो अगर पहला पक्ष सेम है बराबर, तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अब आप आगे लिखेंगे, यहाँ पर आगे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि आपका यहाँ से हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि पहला पक्ष सेम है तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से आपका जो ई का मान आएगा वो आ जाएगा 1 अपान 4 पाई आर स्क्वायर, आप इसको इधर भेज दीजिए, इंटू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, या इसको आप लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये प्रथम स्थिति है कि जब बिंदु क्या हो, गोलीय कोश के बाहर स्थिति हो। ठीक, सेकंड स्थिति आप समझ लीजिए, इसी में कुछ ज़्यादा है नहीं। तो सेकंड स्थिति होती है कि जब, हेडिंग आप लिखेंगे कि जब बिंदु गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो, यानी अगर ये बिंदु P कहाँ पर हो, यहाँ पर हो। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये यहाँ तक लिखिए, उसके बाद सेकंड हम समझाते हैं, आप सेकंड और थर्ड आसानी से समझ सकते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु P को यहाँ पर मान लेते हैं सेकंड स्थिति में। तो अगर यहाँ पर आपने इस बिंदु P को यहाँ पर मान लिया, तो उस स्थिति में जो स्मॉल r होगा, यानी इस बिंदु की जो दूरी होगी और ये जो कैपिटल R होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेकंड स्थिति होगी कि यदि स्मॉल r जो बराबर हो क्या हो, कैपिटल R के। क्यों, क्योंकि ये बिंदु P आपने कहाँ मान लिया, गोले की सतह पर मान लिया, वही सारा क्षेत्र, वही सारा खेल। तो उस स्थिति में यदि स्मॉल r जो कैपिटल R के बराबर है, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन इंटू, यहाँ पर आप इसको मान लिए हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका Q अपान स्मॉल r स्क्वायर यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल R का स्क्वायर। तो ये आपका एक सूत्र ये हो जाएगा। ये हो गया सेकंड स्थिति। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थर्ड स्थिति आप समझिए, थर्ड स्थिति है कि यदि ये जो स्मॉल r है, ये जो स्मॉल r है वो क्या हो, कैपिटल R से छोटा हो, यानी यदि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, माफ कीजिएगा छोटा है, तो लेस देन आप लिखेंगे, यदि स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, यानी r का मान क्या है, छोटा हो, यानी ये बिंदु P क्या हो, इसके भीतर मान लीजिए यहाँ कहीं पर है,
तो अब अगर इसके भीतर कोई बिंदु P है तो इसके चारों ओर एक गोलीय पृष्ठ मानेंगे। अब यहाँ पर गोलीय पृष्ठ मानेंगे तो हम लोग जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं, इससे पहले हमने आपको टॉपिक में पढ़ाया है कि किसी भी खोखले गोले के भीतर जो आपका टोटल आवेश होता है वो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि आवेश गोले की सतह पर होता है, गोले के भीतर नहीं होता है। तो अगर आवेश गोले की सतह के भीतर है तो Q का मान इस्तेमाल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर Q का मान 0 हो गया तो यहाँ से E = हो जाएगा 1/4πε इंटू यहाँ पर Q की जब 0/r², और 0 से आप भाग करेंगे तो कुल मिलाकर के टोटल जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 0। अर्थात कि गोले के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, 0 होता है। गोले की सतह पर ये फार्मूला हो जाएगा, गोले के बाहर के लिए ये फार्मूला हो जाएगा गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक के रूप में। और ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ऐसा करके पूछता तो सिद्ध कीजिए कि गोले के भीतर जो है वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो आप गॉस के नियम की सहायता से इस प्रकार से इसको आप प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और यदि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। अगर हो सकता है तो अगले वीडियो में आपको इस चैप्टर से संबंधित सारी न्यूमेरिकल भी मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।